जैसे आपने कहा कि हर मुद्दा है, तो बेरोजगारी भी वैसे ही एक मुद्दा है। मैं हरियाणा से आता हूँ, पिछले 7-8 साल से आपकी सरकार है वहाँ बेरोजगारी चरम पे है। पूरे देश में सब बेरोजगारी में हरियाणा सबसे ऊपर है। बात तो सही है। तो आप ये बताइए कि वहाँ बेरोजगारी कैसे कम करें? जवाब दीजिए समझिए। मगर मैं ये कहना चाहता हूँ, एक उदाहरण दे रहा हूँ रोजगार के विषय में। कश्मीरी पंडितों का क्या गुनाह था? कश्मीरी पंडितों का क्या गुनाह था? आप अरे भाई, रोजगार में कश्मीरी पंडित कहां से आ गए? सवाल चाहे महिलाओं की सुरक्षा का हो, अच्छी शिक्षा का हो या फिर सस्ते इलाज का हो, इन सभी मोर्चों पर बीजेपी की सरकार विफल हो चुकी है। आसमान छूती महंगाई, ऊपर से बेरोजगारी। लेकिन ऐसे में जब बीजेपी सरकार से कोई कहे कि इन सब मुद्दों पर जवाब दो, तो बीजेपी के प्रवक्ता कह देते हैं कि हिंदू धर्म खतरे में है, और हिंदू मानने भी लगते हैं। अब लोग कोई ऐसे ही नहीं मान जाते हैं, बल्कि उन्हें मनवाने के लिए एक सिस्टम तैयार किया जाता है, जिसमें सबसे पहले लोगों को हिंदू होने पर फक्र महसूस कराया जाता है और फिर इतिहास में ले जाया जाता है। मुगलों का आतंक याद दिलाया जाता है और बाबर से लेकर औरंगजेब तक सभी के अत्याचारों के किस्से बताए जाते हैं। बाद में विपक्षी दलों को हिंदुओं का दुश्मन और बीजेपी को हिंदुओं का हितैषी बना दिया जाता है। फिर हिंदू धर्म पर खतरा बताया जाता है और केवल बीजेपी को इस खतरे से निकालने वाली एकमात्र पार्टी बनाया जाता है। और पूरे खेल में गोदी मीडिया ही बीजेपी की इस स्ट्रेटजी को अंजाम तक पहुंचाता है। गोदी पत्रकार लोगों को केवल उतना ही दिखाते हैं जितना कि पहले से ही सरकार की गोद में बैठकर तय किया जा चुका होता है। रोजगार और महंगाई जैसे मामलों पर विपक्ष के लोग अगर सत्ता पक्ष के प्रवक्ता से कोई सवाल पूछे, तो ऐसे में गोदी मीडिया के लोग ही सरकार के प्रवक्ता बनकर उनका बचाव करने लगते हैं। मतलब अपने मालिकों की हौसला अफजाई करना और विपक्ष के लोगों को डिस्करेज करना कि दोबारा इस तरह के सवाल ना पूछे। खैर, बाबर और औरंगजेब के इतिहास की ही तरह गोदी पत्रकारों का दलाली वाला इतिहास भी पीढ़ियों तक याद किया जाएगा। गोदी मीडिया की बदौलत ही अंधभक्तों तक कभी भी हकीकत पहुंच ही नहीं पाती। हकीकत यह है कि गौरक्षा का ढोंग करने वाली बीजेपी को देश की सबसे बड़ी बीफ एक्सपोर्ट कंपनी से करोड़ों रुपए का इलेक्ट्रोल बॉन्ड के जरिए चंदा मिलता है। लेकिन भक्तगण हमेशा इसी भ्रम में रहते हैं कि बीजेपी वाले ही गौ माता के इकलौते रक्षक हैं, क्योंकि गोदी मीडिया कभी भी इन तक इलेक्ट्रोल बॉन्ड जैसी सच्चाइयां नहीं पहुंचाता है। गोदी पत्रकार हिंदू मुस्लिम के बीच दरार पैदा करने में अपनी पूरी जान लगा देते हैं, लेकिन कभी भी सांप्रदायिक सद्भाव वाली खबरों पर फोकस करना जरूरी नहीं समझते, क्योंकि ये लोग अगर हिंदू मुस्लिम एकता वाली न्यूज पर जोर देने लगेंगे तो बीजेपी के पास मुद्दा ही क्या बचेगा। इस देश को आजादी दिलाने में भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, नेहरू, गांधी, डॉक्टर अंबेडकर जैसे कई महापुरुषों ने योगदान दिया। इस देश के खातिर खुद को समर्पित तक कर दिया, अपना घर परिवार, रिश्ते नाते सब कुछ दांव पर लगा दिया ताकि देश सुरक्षित रहे, समृद्ध रहे। महान क्रांतिकारी सरदार भगत सिंह आज से लगभग 200 साल पहले जिस आजादी की बात कर रहे होते हैं वो ये थी। सिर्फ आजादी हमारा मकसद नहीं है। आजादी का मतलब क्या है? कि हुकूमत अंग्रेजों के हाथों से निकलकर मुट्ठी भर रईस और ताकतवर हिंदुस्तानियों के हाथ लग जाए। क्या यही आजादी है? इससे आम इंसान की जिंदगी में कोई फर्क आएगा? क्या मजदूर और किसान वर्ग के हालात बदलेंगे? उन्हें उनका सही हक मिलेगा? नहीं। आजादी सिर्फ पहला कदम है कॉमरेड्स। मकसद है वतन बनाना, एक ऐसा वतन जहां हर तबके के लोगों को बराबरी से जीने का हक मिले, जहां मजहब के नाम पर समाज में बंटवारा ना हो, एक ऐसा वतन जो इंसान का इंसान पे जुल्म बर्दाश्त ना करे। क्या सच में हम ऐसा वतन बना पाए हैं? जरा सोचिए, आज देश में जहां एक तरफ लोग महंगाई और बेरोजगारी की मार सह रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ अंबानी अडानी जैसे मुट्ठीभर रईसों के पास ही देश की सबसे ज्यादा दौलत है। इसी देश में अगर एक गरीब आदमी अपने बच्चों की शादी करता है तो शादी के बाद महीनों तक वो कर्ज चुकाता रहता है। कर्ज चुकाते चुकाते उसकी कमर टूट जाती है। लेकिन इसी देश के अंदर अंबानी जैसे लोग अपने बेटे की केवल प्री वेडिंग सेरेमनी में ही 1200 करोड़ रुपए से ज्यादा खर्च कर देते हैं। शायद इन्हीं सारी असमानताओं के चलते कांग्रेस ने अपने मैनिफेस्टो में समझदारी दिखाई है। कांग्रेस ने अपने मैनिफेस्टो में लिखा है कि सत्ता में आने पर आय और संपत्ति के असमानता वाले मुद्दे पर विचार करेंगे। लेकिन पीएम मोदी ने कांग्रेस के मैनिफेस्टो पर ही सवाल खड़े कर दिए और लोगों में कांग्रेस का डर बैठाना शुरू कर दिया। अपनी चुनावी रैलियों में मोदी कहते हैं कि कांग्रेस वाले आएंगे तो वो पड़ताल करेंगे कि आपके पास कितनी प्रॉपर्टी है, कितनी संपत्ति है और कितनी जमीन है। इसके बाद इनकी सरकार इस संपत्ति को अपने कब्जे में लेकर सबको बांट देगी। मोदी यहीं पर नहीं रुकते हैं, बल्कि महिलाओं से कहते हैं कि अब कांग्रेस की नजर आपके मंगलसूत्र पर है, या आपका मंगलसूत्र लेना चाहते हैं। अगर आपके पास 2 भैंस हैं तो इनकी सरकार आपकी 1 भैंस छीन लेगी। अपने पक्ष में वोट बटोरने के लिए कुछ भी बोल देना, कम से कम इस तरीके के बयान देश के प्राइम मिनिस्टर को बिल्कुल भी शोभा नहीं देते। लेकिन मोदी को इन सब से कोई फर्क नहीं पड़ता। लोकसभा चुनाव के 5वें चरण की तैयारी चल रही है, लेकिन देश के प्रधानमंत्री के पास महंगाई और बेरोजगारी से निपटने के लिए कोई भी ठोस प्लान नहीं है। महंगाई और बेरोजगारी का जिक्र करने पर बीजेपी को वोट मिल नहीं सकते, तो ऐसे में एक नई तरकीब पर काम किया जा रहा है। ये तरकीब है जनता को मुख्य मुद्दों से भटकाकर
नए नए बयानों में उलझा देना। कांग्रेस नेता राहुल गांधी अंबानी और अडानी वाले मामले पर पीएम मोदी को अक्सर घेरा करते थे और बार बार ये बात कहा करते थे कि प्रधानमंत्री मोदी अपने दोस्त अंबानी और अडानी को ही फायदा पहुंचाने में लगे हुए हैं। लेकिन पीएम मोदी ने एक अजीबोगरीब बयान देकर राहुल की इस बात पर काउंटर किया कि अंबानी अडानी के यहां से टेम्पो में नोटों के बोरे भरकर कांग्रेस को भेजे जा रहे हैं। देश के प्रधानमंत्री के मुंह से इस तरीके का बयान लोग इसे हास्यास्पद बता रहे हैं और कई मीम्स बन रहे हैं इस पर। कुछ लोग कह रहे हैं कि शायद उस टाइम पीएम मोदी का टेलीप्रॉम्प्टर काम नहीं कर रहा होगा, तो बहुत से लोग ये कह रहे हैं कि ये पीएम मोदी की हार की बौखलाहट। वाराणसी में पीएम मोदी के खिलाफ चुनाव लड़ने वाले कॉमेडियन श्याम रंगीला एक वीडियो में टेम्पो के अंदर नोटों की वो बोरियां ढूंढते हुए नजर आ रहे हैं जो अंबानी अडानी के यहां से कांग्रेस को भिजवाई जा रही है। महाराष्ट्र के पुणे में पीएम मोदी अपनी रैली को संबोधित करते हुए इसी तरीके का एक बिना सर पांव का बयान और दे डालते हैं और इस बार निशाने पर होते हैं शरद पवार, वही शरद पवार जिनको मोदी कभी अपना राजनीतिक गुरु मानते थे। सुनिए जरा वो क्या कहते हैं। कि कुछ भटकती आत्माएं होती है, जिनकी इच्छाएं पूरी नहीं होती, जिनके सपने अधूरे रह जाते हैं, वो आत्माएं भटकती रहती है और फिर खुद का नहीं हुआ तो औरों का भी बिगाड़ने में उनको मजा आता है। हमारा महाराष्ट्र भी ऐसी भटकती आत्माओं का शिकार हो चुका है। तो सुनिए आपने पीएम मोदी की भटकती आत्मा वाली पॉलिटिक्स। मोदी ये कहते हैं कि आज से 45 साल पहले इस खेल की शुरुआत हो चुकी थी, तभी से लेकर अब तक महाराष्ट्र अस्थिरता के दौर में चल रहा है। यही वजह है कि कई सीएम अपना कार्यकाल भी पूरा नहीं कर पाए। हालांकि इसके जवाब में 84 वर्षीय पवार यही कहते हैं कि वो मेरी उंगली पकड़कर ही पॉलिटिक्स में आए और आज मैं ही भटकती आत्मा हूं। पॉलिटिकल एक्सपर्ट्स का मानना है कि इस तरीके के हल्के बयानों से बीजेपी को ही नुकसान होगा और इस तरीके के बयान हार की तिलमिलाहट में ही सामने आते हैं। ये बात भी कही जा रही है कि इस बार महाराष्ट्र में एनडीए की सीटें घट सकती हैं, तो शायद यही वजह है कि पीएम मोदी दूसरों पर कीचड़ उछालकर अपना कमल खिलाना चाहते हो। 400 पार का जुमला हकीकत से कितनी दूर है ये तो दिख ही रहा है, लेकिन देश का प्रधानमंत्री अगर इस तरीके की हल्की बयानबाजियां करे तो ये देश के लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं है। पूर्व प्रधानमंत्री एचडी देवगौड़ा का पोता प्रज्वल रेवन्ना, इस पर सैकड़ों महिलाओं से रेप करने और उनकी अश्लील वीडियो बनाने का आरोप। लेकिन प्रज्वल के समर्थन में मोदी मैसूर में रैली कर रहे होते हैं और लोगों से कहते हैं कि प्रज्वल को दिया गया एक एक वोट मोदी को मजबूती देगा। रेवन्ना की करतूतें बाहर आई तो पता चला कि जिस रेवन्ना पर मोदी प्यार लुटा रहे होते हैं वही रेवन्ना सैकड़ों महिलाओं की इज्जत का लुटेरा होता है। उस पर इस तरीके के कई संगीन आरोप लगे हुए हैं। सोचने वाली बात तो यह है कि इतना बड़ा अपराधी सहूलियत के साथ देश से बाहर फरार भी होने दिया जाता है, वो जर्मनी चला जाता है। लंबे वक्त तक मोदी इस पूरे मामले पर मौन साधते हैं, लेकिन जब नुकसान होता हुआ देखते हैं तो थोड़े बहुत शब्द उनके मुंह से प्रज्वल के खिलाफ निकलना शुरू हो जाते हैं। लेकिन सोचने वाली बात है कि जिस प्रधानमंत्री के पास पूरी स्टेट मशीनरी है, इंटेलिजेंस है, सब कुछ है, उसे प्रज्वल वाले कांड की भनक भी नहीं लगी होगी। ऐसा तो संभव ही नहीं है, बल्कि सब कुछ जान लेने के बाद ही उसे मंच पर लाया गया होगा और उसके लिए वोट भी मांगे गए। समझदार जनता तो अब बीजेपी की जुमलेबाजियों से ऊब चुकी है, लेकिन अंधभक्तों की हालत में कोई खास सुधार होता हुआ नहीं दिख रहा है। बीते कुछ सालों में अंधभक्तों की तादाद में अचानक से इजाफा हुआ है। महंगाई और बेरोजगारी की मार झेलने वालों में अंधभक्त ही सबसे ज्यादा है, लेकिन अंधभक्त हमेशा धर्म की भांग के नशे में धुत रहते हैं और सब कुछ भूल जाते हैं। अंधभक्तों के नेता चाहते हैं कि विपक्ष का सूपड़ा साफ किया जाए, तो वहीं नेताओं के अंधभक्त चेले एक ऐसा तंत्र चाहते हैं जहां विपक्ष नाम की चीज ही ना हो। विडंबना देखिए कि अंधभक्त ऐसे सिस्टम को भी डेमोक्रेटिक सिस्टम ही मानते हैं। कुछ कुछ जगहों पर तो अंधभक्त इतने बावले हो चुके हैं कि वो गोदी मीडिया के अलावा किसी भी नॉन गोदी मीडिया या फिर किसी निष्पक्ष पत्रकार को पत्रकार मानते ही नहीं है। रायबरेली में गृह मंत्री अमित शाह की रैली के दौरान एक निष्पक्ष और साहसी पत्रकार को गीदड़ अंधभक्तों के द्वारा केवल इसलिए पीट दिया जाता है क्योंकि वो सच्चाई को दिखा रहा होता है। वो क्या दिखा रहा होता है कि कुछ महिलाएं बीजेपी की रैली में भीड़ बढ़ाने के लिए 100 रुपए देकर लाई गई होती है, वो उन महिलाओं की वीडियो बना रहा होता है, वो महिलाएं सच्चाई बता रही होती हैं। तो इस पूरे मामले पर जब वो रिपोर्टिंग करता है राघव त्रिवेदी, जो कि यूट्यूब चैनल मॉलिटिक्स के लिए काम करते हैं, तो जैसे ही राघव त्रिवेदी जो है इस पूरे मामले पर रिपोर्टिंग कर रहे होते हैं, पास खड़े कुछ अंधभक्त उसको सुनते हैं, तो फिर वो उसका विरोध करने लगते हैं और उससे कहते हैं कि जल्दी से इस क्लिप को डिलीट करो और इस तरीके की बयानबाजियां मत करो। तो राघव त्रिवेदी उसको ये कहते हैं कि मैं इस क्लिप को डिलीट नहीं कर सकता, मैं सच्चाई दिखा रहा हूँ, इसमें गलत क्या है। तो बाद में उसको किनारे ले जाते हैं और किनारे ले जाकर जो है गाली गलौज करते हुए, घसीटते हुए मार पिटाई करते हैं। राघव त्रिवेदी जो है खुद पॉलिटिक्स पर बता रहे होते हैं कि किस तरीके से उनको घसीट के ले जाया जाता है,
चप्पे चप्पे पर पुलिस तैनात होती है। इस पूरे मामले पर न पुलिस वाले उन गुंडों को रोकते हैं और न ही बीजेपी के कोई कार्यकर्ता। बाद में बंदा बेहोश हो जाता है और फिर सब भाग खड़े होते हैं, तो इसके बाद किसी तरीके से उसको डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल तक पहुंचाया जाता है। इसी तरह राघव त्रिवेदी का कैमरामैन जो है भागकर अपनी जान बचा लेता है। तो इसी वजह से इस पूरे मामले की जो सच्चाई होती है वो देश के सामने आ पाती है। राघव त्रिवेदी जैसे सच्चे और साहसी पत्रकार को हमारा सलाम है। कांग्रेस के रायबरेली चुनाव प्रभारी या फिर छत्तीसगढ़ के पूर्व सीएम भूपेश बघेल डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल पहुंचते हैं, राघव त्रिवेदी का हालचाल जानते हैं और फिर इस पूरे मामले पर जो है सियासत भी गर्मा जाती है। कांग्रेस की जो राष्ट्रीय महासचिव है प्रियंका गांधी, वो भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर ट्वीट के जरिए निंदा करती है इस पूरे घटनाक्रम और बाद में जो उस कैमरामैन की तहरीर के आधार पर 6 अज्ञात लोगों पर मुकदमा दर्ज किया जाता है। लेकिन जरा सोचिए, देश का गृह मंत्री सामने भाषण दे रहा होता है, एक पत्रकार को पीटा जा रहा है और पुलिस मूक दर्शक बनकर देख रही होती है। अब ऐसे सिस्टम को तानाशाही वाला सिस्टम क्यों न कहा जाए। अरविंद केजरीवाल और हेमंत सोरेन जैसे लोग जो सरकार के खिलाफ बोलते हैं, उन्हें जेल में डाल दिया जाता है, वो भी बिना किसी सबूत के। एक तरफ हमारे देश के किसान प्रदर्शनकारियों पर पैलेट गन और टीयर गैस के गोले छोड़े जाते हैं, तो वहीं दूसरी तरफ इसी देश के अंदर बलात्कारियों का फूल मालाओं से स्वागत किया जा रहा होता है। अब इलेक्ट्रोल बॉन्ड घोटाला ही देख लीजिए, भारत के इतिहास का सबसे बड़ा घोटाला। इसे जनता से छुपाने की कोशिश की गई। इसी के जरिए हमें पता चल पाता है कि आखिर कैसे चंदे के बदले धंधा किया जा रहा होता है। लोकतंत्र को मजबूत बनाने के लिए एक मजबूत विपक्ष का होना भी बहुत जरूरी। लेकिन आज बीजेपी वाले बोलते हैं कि 400 पार लाएंगे और विपक्ष का सफाया कर देंगे। भाजपा सांसदों से लेकर डिप्टी सीएम तक सबने एक ही रट लगा रखी है कि 400 पार लाएंगे तो संविधान बदल देंगे। सोच संविधान बदलने की, लेकिन जरा इनका ज्ञान तो देखिए। उड़ीसा की एक रैली में पीएम मोदी बीजू जनता दल के जो सुप्रीमो है नवीन पटनायक, उनको लेकर ये कहते हैं कि नवीन पटनायक जरा उड़ीसा के जिलों के नाम और जिलों के कैपिटल के नाम बताकर दिखाएं। अब जिलों के कैपिटल भी होने लग गए। इस तरह की जानकारी हमारे पास तो नहीं है, लेकिन शायद अंधभक्तों के आका और अंधभक्तों के पास इस तरीके की पर्याप्त जानकारी होगी। एक तरफ पीएम पद की रेपुटेशन को इस तरीके से मिट्टी में मिलाया जा रहा होता है, तो वहीं अंधभक्त राहुल गांधी को ही पप्पू कहते हैं। अब आप ही समझ सकते हैं कि यहाँ पर असली पप्पू कौन है। बॉलीवुड से पॉलिटिक्स में आई एक अभिनेत्री आजकल हिंदू धर्म, संस्कृति और इतिहास की भी जानकारी दे रही है। हिमाचल प्रदेश में मंडी से बीजेपी की प्रत्याशी कंगना रनौत कहती हैं कि पीएम मोदी के आने के बाद ही 2014 से हमें आजादी मिली है। मतलब इससे पहले तक हम सब गुलाम थे। मतलब पीएम मोदी जो कभी 2014 से पहले गुजरात के सीएम हुआ करते थे, वो भी गुलाम भारत में ही गुजरात के सीएम थे। राहुल गांधी को कांग्रेस का कार्टून बताने वाली कंगना रनौत खुद को बहुत ही बुद्धिजीवी मानती है। फैशन जैसी तमाम फिल्मों में अंग प्रदर्शन कर अपनी पहचान बनाने वाली कंगना रनौत अब हमें धर्म और संस्कृति का ज्ञान बांट रही है। ये ठीक वैसे ही है जैसे प्रज्वल रेवन्ना जैसे लोग विमेन एम्पावरमेंट पर ज्ञान दें, विजय माल्या और नीरव मोदी जैसे लोग आर्थिक अपराधियों पर ज्ञान दें, दाऊद इब्राहिम जैसे लोग क्राइम खत्म करने पर ज्ञान दें। वैसे आजकल ये सब करना कोई बड़ी बात नहीं है, ये सब बहुत आसानी से किया जा सकता है और किया भी जा रहा है। अगर आपके पास गोदी मीडिया के दलाल पत्रकार है और एक मजबूत IT सेल है जो कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर रूमर्स फैला सके, इधर की बातें उधर एडिट करके झूठ और अफवाहें फैला सके, तो ये सब बहुत ही आसानी से किया जा सकता है। एक बलात्कारी महिला सशक्तिकरण पर भाषण दे सकता है और एक मोस्ट वांटेड क्रिमिनल क्राइम खत्म करने पर भी ज्ञान दे सकता है। और सर से लेकर पांव तक जो भ्रष्टाचार में लिप्त हैं, वो भी आपको भ्रष्टाचार मुक्त भारत बनाने पर ज्ञान दे सकते हैं। आप बीजेपी की IT सेल का ये कमाल देख लीजिए। मैं आपको कह देता हूं, जो बात सच है, 2024 4 जून नरेंद्र मोदी हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री रहेंगे। 2024 4 जून नरेंद्र मोदी हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री नहीं रहेंगे। आप लिख के ले लो, नरेंद्र मोदी जी हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री बन सकते हैं। आप लिख के ले लो, नरेंद्र मोदी जी हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री नहीं बन सकते हैं। हमने जो करना था, जो काम, जो मेहनत करनी थी, हमने कर दी है। अब आप देखना, उत्तर प्रदेश में हमारे गठबंधन को 1 सीट नहीं मिलने वाली है। हमने जो करना था, जो काम, जो मेहनत करनी थी, हमने कर दी है। अब आप देखना, उत्तर प्रदेश में हमारे गठबंधन को 50 से कम 1 सीट नहीं मिलने वाली है। ये भी मुस्कुरा रहे हैं क्योंकि इनको भी पता लग रहा है कि जो राहुल गांधी बोल रहा है वो सच है और नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बन रहा है। खत्म कहानी। जैसे अंग्रेजी में बोलते हैं गुड बाय थैंक यू, कि जो राहुल गांधी बोल रहा है वो सच है और नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री नहीं बन। बीजेपी के IT सेल की यही कोशिश रहती है कि लोग सच्चाई को भूल जाएं और उन्हें दिन भर मोदी नामा पढ़ाया जाए।
इधर की बातें उधर और उधर की बातें इधर एडिट कर के किसी भी तरीके से उनके सामने झूठ को इस तरीके से परोसा जाए ताकि उन्हें झूठ भी सच लगने लगे। ये आईटी सेल के लोग चाहते हैं कि लोग भूल जाएं कि कभी वो नोटबंदी के लिए घंटों लाइन में लगे थे और आरबीआई ने किस तरीके से रिपोर्ट दी कि 99.9% करेंसी जो है दोबारा से वापस आ जाती है। लोग भूल जाएं कि कोविड टाइम में एक तरफ ऑक्सीजन सिलेंडर के लिए लाइन में मारामारी चल रही थी तो वहीं दूसरी तरफ लोगों को ताली और थाली बजवाई जा रही थी। लोग भूल जाएं कि बड़ी मुश्किल से सरकारी एग्जाम निकलते हैं और उसके बाद कभी पर्चा लीक हो जाता है तो कभी जो है कोर्ट कचहरी के चक्कर काटने पड़ते हैं। लोग किसान प्रदर्शनकारियों के आंसू भूल जाएं, महिला खिलाड़ियों पर हो रहे अत्याचार भूल जाएं, लद्दाख में अनशन पर बैठे क्लाइमेट एक्टिविस्ट सोनम वांगचुक को भी भूल जाएं, उत्तराखंड के अंकिता मर्डर केस को भी भूल जाएं। बीजेपी के आईटी सेल की पूरी कोशिश यही रहती है कि लोग इस तरीके की सारी हकीकतों को भूलकर दिन भर 24 घंटे केवल मोदी ही करते रहें और इसी तरीके से अंधभक्त ही बने रहें। कभी भी वो तथ्यों की, तर्कों की और सच्चाई की बात ना करें और जो भी गोदी पत्रकारों के द्वारा दिखाया जाता है या फिर जो भी आईटी सेल के द्वारा परोसा जाता है उसी को सच मान लें और लोकतंत्र को लेकर किसी भी तरीके के कोई सवाल ही खड़े न करें। तो आज के लिए फिलहाल इतना ही, आगे फिर होगी मुलाकात किसी और नए मुद्दे के साथ। जय हिंद, जय भारत।